हेलो दोस्तों। तो आज हम जो टॉपिक कवर करने जा रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, संविधान, भारत का संविधान। तो एक व्यू ले लेते हैं कि हम किस तरीके से जो है इसको कवर करेंगे। भारत का जो संविधान है, एक दो दिन में तो बना नहीं, तो काफ़ी चीज़ें आई हमारी भारत के संविधान को बनाने में, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को बनाने में। जो सबसे अहम रोल था, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो उस समय राज कर रही थी भारत पे, जब 1757 की जो पलासी का जो युद्ध हुआ और 1764 में जो बक्सर का युद्ध हुआ, जिसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जीत लिया था, तो वहाँ से जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का वर्चस्व जो था, वो बंगाल वाले एरिया और पूरे इंडिया पे, कह सकते हैं एक जो कंपनी जो बिज़नेस करने के लिए जो सिर्फ आई थी, अब वो बिजनेस के साथ साथ अपने जो पॉलिटिकल या जो शासन करने का तरफ जो था बढ़ रही थी। तो आइए देखते हैं कैसे हम इस टॉपिक को कवर करेंगे। तो देखिए, हम जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, उसको स्टेयर्स में हम डिवाइड कर लेते हैं। ये फर्स्ट स्टेयर्स होगा, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, कुछ रूल एंड रेगुलेशंस जो थे वो बनाए थे। भाई, इतने साल जिस कंपनी ने राज किया एक देश पे, तो उसने उसको रेगुलराइज करने के लिए, उसको व्यवस्थित करने के लिए कुछ तो रूल एंड रेगुलेशंस बनाए होंगे। तो वही जो था हमारा फर्स्ट स्टेप जो था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की तरफ। क्यों? क्योंकि हमने, आप देखेंगे कि जो ये रूल एंड रेगुलेशंस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो बनाया था, बहुत हद तक हमने इसी से जो है अडॉप्ट किया है। इसके साथ साथ अदर कंट्रीज जो थी, अदर कंट्री के और जो फॉरेन एडॉप्टेशन जो हमने किया, जो और भी जो हमारी जिन कंट्रीज में जो जहाँ संविधान बन चुका था, जैसे अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, साउथ अफ्रीका, यहाँ से भी हमने बहुत कुछ चीज़ें जो हैं अडॉप्ट की थी। तीसरा हमारा जाता है ड्राफ्टिंग कमेटी। जो हमारी ड्राफ्टिंग कमेटी थी, मेन वही थी जो इसका जो प्रारूप जो तैयार किया, वो ड्राफ्टिंग कमेटी में ही जो है ड्राफ्टिंग कमेटी ने ही तैयार किया। और जिसके बोलते हैं जो अध्यक्षता में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी जो थे, इसके अध्यक्ष थे या इसके, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे ड्राफ्टिंग कमेटी जिसने जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का जो प्रारूप जो तैयार किया गया, ड्राफ्टिंग कमेटी के द्वारा तैयार किया गया। उसके बाद जो है हम फाइनल स्टेप जो होगा हमारा, वो होगा कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना कैसे, कौन कौन सी समितियां बनी, कौन कौन सी कमेटी बनी, किस दिन क्या हुआ, किस दिन किस चीज़ को अडॉप्ट किया गया, कितना टाइम लगा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में। एंड देन फर्दर हम उसको डिस्कस करेंगे कि कितने आर्टिकल है उसमें, कितने भाग हैं, कितने लेसन हैं उसमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। फिर उसको, काफ़ी लंबा टॉपिक है, मैंने आपको एक ब्रीफ दे दिया कि हम इसको कवर कैसे करेंगे। पहले हम देखेंगे कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कुछ रूल एंड रेगुलेशंस बनाए थे, वो कौन कौन से थे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ना। यस। उसके बाद हम देखेंगे हमारी ड्राफ्टिंग कमेटी, और जो हमने कौन कौन से फॉरेन से हमने क्या क्या चीज़ें ली हैं, हम इसको अल्टरनेट भी कर सकते हैं, आगे पीछे करने के साथ साथ हम इसको देखेंगे। तो आइए पहला देखते हैं, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने रूल एंड रेगुलेशन बनाए थे। अच्छा, उसको ज़रूरत क्या पड़ा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी? एक आप एग्जाम्पल समझिए, मैं आपको जहाँ तक लेके जाना चाहता हूँ आप वहाँ तक पहुँच रहे हैं कि नहीं। देखिए, जैसे मान लीजिए भारत में एक रिलायंस कंपनी है ना। क्यों? क्योंकि टर्नओवर और उस हिसाब से देखें तो बहुत बड़ी कंपनी है रिलायंस। यदि वो किसी छोटे कंट्री या किसी अदर कंट्री में बिजनेस करने के मोटिव से जाती है, पर बिजनेस के साथ साथ अगर वो वहाँ पे शासन करने लगती है ना, तो उस शासन करने के दौरान उस जो देश होगा उस पर कब्जा उसने कर लिया। जैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ भारत में सिर्फ बिजनेस करने के लिए आई थी, लेकिन साथ में उसने क्या किया, बिजनेस के साथ साथ उसने यहाँ पे शासन भी किया, है ना। यस। तो उसी तरीके को, उस चीज़ को व्यवस्थित करने के लिए ना रूल एंड रेगुलेशंस बनाए गए थे।
तो जब 1764 का जो बक्सर का युद्ध हो गया तो वहाँ से उसने बंगाल पे जो था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अच्छा खासा जो है अपना दबदबा बना लिया था, और उसके साथ साथ जो उसके सराउंडिंग इलाके थे, मतलब आप कह लीजिए कि ओवरऑल भारत पे उसका अच्छा वर्चस्व जो था बढ़ने लगा था। तो इस चीज़ के देखते हुए हुआ क्या कि जो एम्प्लॉयज़ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत में आए थे, और जो उनके एम्प्लॉयज़ जो थे, ब्रिटिश एम्प्लॉयज़ जो थे जो भारत आए थे, उनकी इनकम और जो ब्रिटेन में रहते थे वहाँ के गवर्नमेंट के नीचे जो अंडर काम कर रहे थे या उस कंपनी में जो काम कर रहे थे, उनकी सैलरी देखी जाए तो काफ़ी डिफरेंस आ रहा था। वो डिफरेंस आ कैसे रहा था? वो कंपनी से तो मोटी सैलरी ले ही ले रहे थे, उन्होंने अपना सेल्फ बिजनेस भी स्टार्ट कर दिया था भारत में। क्यों? क्योंकि वहाँ पे मोनोपोली था और कोई दूसरी कंपनी थी नहीं, तो इसलिए उन्होंने वहाँ से काफ़ी ज़्यादा इनकम जो है जनरेट की। साथ के साथ उन्होंने घूस लेना, ब्राइब जिसको बोलते हैं, घूस लेना गिफ्ट के तौर पे भी वो ज़्यादा जो अपनी इनकम है वो जनरेट कर रहे थे। तो इस चीज़ को देखते हुए वहाँ के एम्प्लॉयज़ ने आवाज़ उठाई, और इसको देखते हुए जो वहाँ की सरकार जो है इसने इसको रेगुलेट करना चाहा। इसीलिए पहला जो एक्ट आया इसको कंट्रोल करने के लिए 1773 1773 में आया। तो लेट्स से बिगिन करते हैं। पहला जो एक्ट आया वो क्या था? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का है। इस एक्ट में था क्या? पहली चीज तो बहुत ही इंपॉर्टेंट था। क्यों? क्योंकि देखिए कोई भी चीज अगर सही करनी है ना तो उसका जो फर्स्ट स्टेप लेना ही बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी भारत में जो थी, उस पर रेगुलेट करने के लिए, मतलब उसके कार्यक्रम को नियमित करने के लिए ब्रिटेन की जो वहाँ की जो सरकार है उसने पहला कदम उठा लिया, और उसको देखते हुए 1773 में पहला रेगुलेटिंग एक्ट आ गया। इसकी जो की पॉइंट्स हैं हम वो पढ़ेंगे कि क्या जरूरत थी इसको लेके आने की। तो इस एक्ट के थ्रू लाने के साथ हुआ क्या? जो गवर्नर था, गवर्नर बंगाल का, उसका नाम बदल के गवर्नर जनरल कर दिया गया। जो उस समय तक बंगाल में जो गवर्नर होते थे उसको क्या बोला जाने लगा? उनका नाम बदल के रख दिया क्या? गवर्नर जनरल। और फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। अच्छा देखिए, अब जब गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया तो उस समय तक क्या होता था? एक मेन जो फोकस था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का वो बंगाल पे, मुंबई और मद्रास, ये 3 जगह पे था। तो क्योंकि अब बंगाल में गवर्नर ना होकर गवर्नर जनरल एक पोस्ट हाई हो गई, तो जो ये दो यहाँ के मुंबई और जो मद्रास के गवर्नर थे वो इसके अधीन कर दिए गए। तो दूसरा क्या हुआ? जो गवर्नर थे कहाँ के? मुंबई एंड मद्रास के, वो किसके अंडर कर दिए गए? इसके अंडर कर दिए गए। पहले एक्ट के तहत ही उन्होंने ये चीज़ें कर दी। दूसरा जो इन्होंने सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ किया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इन्होंने फॉर्म कर दी। दूसरा इन्होंने क्या किया? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की नियुक्ति के साथ ही इन्होंने इसको क्या करने की कोशिश की? नियमित नियमित कर दिया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की इन्होंने क्या कर दी? नियुक्ति कर दी। अच्छा, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करता क्या था? ये किया किसने? जो ब्रिटेन में जो वहाँ की सरकार थी, इस कंपनी पे कंट्रोल करने के लिए उन्होंने ये काम कर दिया। क्या किया उन्होंने? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करता क्या था? वो इंफॉर्मेशन देता था जो भी इंडियन रेवेन्यू जो राजस्व भारत से कलेक्शन होती थी उसके बारे में, यहाँ के सेना के बारे में, और एम्प्लॉयज़ जो होते थे उसके बारे में ये जानकारी देती थी उनको। ठीक है, किसके बारे में? इंडियन रेवेन्यू
मिलिट्री एंड एम्प्लॉयज जो होते थे उसके बारे में। ठीक है, अब यहाँ पे क्या किया इन्होंने, बोला कि जो यहाँ के एम्प्लॉयज होंगे, ब्राइब मतलब जो घूस लेते थे, गिफ्ट लेते थे, और जो सेल्फ बिजनेस करते थे ना, उसको ख़त्म कर दिया। अब इन्होंने क्या बोला कि ना आप घूस ले सकते हैं, ना आप गिफ्ट के तौर पे जो वहाँ के एम्प्लॉयज़ को गिफ्ट मिलते थे ना वो, और आप सेल्फ बिजनेस भी नहीं कर सकते हैं। ये जो था मेन इन्होंने 1773 में किया। अच्छा, और क्या किया है, पहला देख लीजिए एक बार दोबारा। गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया, उसके अधीन कर दिया गया मुंबई और मद्रास के। अब क्योंकि इन्होंने देखा कि गवर्नर को हमने गवर्नर जनरल बना ही दिया है, मुंबई और मद्रास को उसके अधीन कर ही दिया है, तो साथ के साथ इन्होंने क्या किया, 1774 में 1774 में सुप्रीम कोर्ट की फॉर्म किया। सुप्रीम कोर्ट 1774 में कलकत्ता में फॉर्म, जिसमें एक तो मुख्य न्यायाधीश जो इम्पे और 3 न्यायाधीश, 3 न्यायाधीश थे। तो जो सुप्रीम कोर्ट फॉर्म किया वहाँ पे, तो सुप्रीम कोर्ट 1774 में फॉर्म किया, और जिस सुप्रीम कोर्ट में एक जो था मुख्य न्यायाधीश थे जो थे एलिजा इम्पे, और जो 3 न्यायाधीश थे वो थे हाइट। ठीक है, 3 मेन थे, मतलब टोटल 4 थे, एक मुख्य न्यायाधीश और 3 जो थे न्यायाधीश, हाइट, चैम्बर्ड और लिमस्टर। ओके, 3 न्यायाधीश। सुप्रीम कोर्ट की भी फॉर्म यहाँ पे हो गया। यहाँ पे थे हाइड, लिमेंस्टर, हाइड, लिमेंस्टर, और ठीक है, मेन मतलब हमारे जो एक मुख्य न्यायाधीश थे और 3 जो थे वो न्यायाधीश थे। ओके, ये पहला हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, और ये तो था जी हमारा पहला रेगुलेटिंग एक्ट। मेन जो देखिए इन्होंने क्या काम किया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, और जो हम गवर्नर को गवर्नर जनरल, और कौन से गवर्नर जनरल थे, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। सुप्रीम कोर्ट की भी फॉर्मेशन यहाँ पे कर दी, ब्राइब ऑफ गिफ्ट और सेल्फ बिजनेस जो था आप नहीं कर सकते हैं। उसके बाद 20 साल का जो था ना, ये लोग 20 साल का टाइम लाइन रखते थे, 20 साल का टाइम लाइन रखते थे। तो 20 साल के बाद जो था 1793 में जो था अगला एक्ट आना चाहिए था। अच्छा हाँ, एक और, क्योंकि ये कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट भी फॉर्म कर दिया इन्होंने, तो वहाँ पे एक गवर्नमेंट भी फॉर्म की थी, जो रेगुलेटिंग एक्ट के तहत गवर्नमेंट फॉर्म कहाँ की इन्होंने, कलकत्ता में, और जो गवर्नर जनरल होते थे वो ही उसके अध्यक्ष होते थे, वही उसकी देखरेख करते थे, मतलब वही सुपीरियर थे। उसके काउंसिल भी होती थी, जो गवर्नर जनरल होते थे उनकी काउंसिल भी होती थी, है ना। तो ये एक पॉइंट भी लिख लीजिए आप, कलकत्ता प्रेसिडेंसी में, कलकत्ता प्रेसिडेंसी में गवर्नमेंट फॉर्म हुई, और जिसके गवर्नर जनरल जो थे वो मेन थे, और इसकी एक काउंसिल भी होती थी जिसमें 3 मेंबर होते थे, है ना। और जो ये गवर्नमेंट हुई फॉर्म, ये अपनी स्वतंत्र रूप से अपनी जो सरकार है उसको चला सकती थी कलकत्ता प्रेसिडेंसी में। अब देखिए 20 साल का ये मोस्टली टाइम लेके चलते थे, तो अगला जो था एक्ट 1793 में बनना चाहिए था, बट उससे पहले ही एक सेटलमेंट एक्ट आ गया। क्यों? क्योंकि जो कुछ होता है ना कि कुछ जो रेगुलेटिंग एक्ट आया 1773 में, उसमें यदि कुछ रह गया ना, तो उसको कंप्लीट करने के लिए इन्होंने 1781 में 1781 में सेटलमेंट एक्ट जो था वो लेके आया। इस सेटलमेंट एक्ट में
था क्या, इन्होंने बस यही बोला कि जो आपने प्रेसिडेंसी, जो कलकत्ता प्रेसिडेंसी है उसमें गवर्नमेंट तो आपने फॉर्म कर ही लिया, अब क्योंकि वो कलकत्ता में है तो इसका मतलब बंगाल का तो आप लॉ, ये जो भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें आप देख रेख आपके अंदर ही होंगी, तो जो उसके सराउंडिंग एरियाज़ जो हमारे हैं, जो बिहार और उड़ीसा है, उसके लिए भी लॉ मेकिंग जो है आप ही कीजिए। मतलब कुल मिला के ये बात हो गई कि जो पहले जो कलकत्ता की जो सरकार थी, जो सिर्फ बंगाल को देख रेख करती थी या बंगाल को अपने अंडर में रखा था उसने, अब उसका एरिया बढ़ गया और बंगाल के साथ साथ बिहार और उड़ीसा का भी एरिया जो है उसने कैप्चर कर लिया। तो 1781 का, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेटलमेंट एक्ट। सेटलमेंट एक्ट में क्या था कि जो गवर्नर जनरल था जिसके अंडर बंगाल था, अब उसके पास बिहार और उड़ीसा भी आ गया। मतलब वो इसके लिए भी गवर्नमेंट जो थी, जो गवर्नमेंट है वो देख रेख करेगी। सेटलमेंट एक्ट समझ के, पहला क्या था 1773 में इसने रेगुलराइज और कंट्रोल करने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट लेके आई, जिसमें इसने देखा कि भाई जो मेरा गवर्नर है उसको बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया, क्योंकि अब बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। जो मद्रास और मुंबई जो दो वहाँ के गवर्नर थे उसको भी उसके अंडर कर दिया गया, उसके अधीन कर दिया गया। दूसरा इन्होंने क्या किया, 1774 में सुप्रीम कोर्ट फॉर्म कर दिया। तीसरा इन्होंने मेन जो किया वो ये किया, क्योंकि गवर्नर जनरल फॉर्म हो ही गया था और बंगाल के साथ साथ वो दो एरिया को देख ही रहा है, तो वहाँ पे उन्होंने एक क्या गवर्नमेंट फॉर्म कर दी। अब यहाँ से देखिए गवर्नमेंट फॉर्म करके उन्होंने क्या किया, जो कंपनी बिजनेस कर रही थी, जो कंपनी बिजनेस करने के लिए गई थी, अब जो वहाँ की संसद है उसने अपना वर्चस्व धीरे धीरे भारत में बढ़ाना स्टार्ट किया। अब धीरे धीरे आप देखेंगे ना इस एक्ट में, जैसे जैसे आप आगे जाएंगे तो वो जो बिजनेस कर रही है कंपनी, उसको बिजनेस का जो मोटिव था उसका वहाँ से हटा के शासन करने लग जाएगी, और शासन हैंड ओवर किसको हो जाएगा बाद में, जो वहाँ की संसद है, जो वहाँ की सरकार है वहाँ, तो वहाँ की सरकार और यहाँ की सरकार सेम हो जाएगी। ठीक है, मतलब कंपनी का जो मेन जो चीज़ है उसको वहाँ से हटा देंगे। ठीक है, तो इसको देख लीजिए, फिर इसको आगे करते हैं फर्दर में। ओके, तो सेटलमेंट एक्ट हो गया हमारा। ओके, तो 1781 में जो सेटलमेंट एक्ट आया, अब उसके बाद ही एक दूसरा एक्ट कौन सा आ गया, 1784 में। 1784 में 1784 में जो एक्ट आया उसको हम क्या बोलते हैं, पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट क्या बोलता है कि ड्यूल एडमिनिस्ट्रेशन मतलब मैंने बताया था ना, जो कंपनी बिजनेस कर रही थी, और जो रेगुलेटिंग एक्ट में कौन सा बोर्ड फॉर्म हुआ था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, और वो सिर्फ क्या करता था, बिजनेस के बारे में डिस्कस करता था। लेकिन अब यहाँ पे एक और बोर्ड फॉर्म हो गया, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर क्या करता था, पॉलिटिकल मैटर जितने भी होंगे वो उसकी देख रेख करता था, उसके अंडर आती थी। तो यहाँ पे अब इन्होंने क्या किया, पिट्स इंडिया एक्ट के तहत, पिट्स इंडिया एक्ट के तहत इन्होंने ड्यूल एडमिनिस्ट्रेशन ड्यूल एडमिनिस्ट्रेशन में कौन कौन सा, पहला तो इन्होंने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फॉर्म किया ही हुआ था, अब इन्होंने बोर्ड ऑफ कंट्रोलर भी फॉर्म कर दी। देखिए रेगुलेटिंग एक्ट में इन्होंने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फॉर्म ऑलरेडी किया हुआ था, है ना, यस। बस अब यहाँ पे इन्होंने क्या किया, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर जो था वो यहाँ पे फॉर्म कर दिया। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑलरेडी यहाँ पे बिजनेस से रिलेटेड, बिजनेस मैटर और इंडियन रेवेन्यू जिसमें आता है, क्योंकि वो अगर आप बिजनेस करेंगे तभी तो इंडियन रेवेन्यू कलेक्ट होगा ना। उसके साथ साथ वो मिलिट्री
और जो वहाँ के एम्प्लॉयज़ होते थे उसके बारे में जानकारी देता था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बट अब बोर्ड ऑफ कंट्रोलर क्या करेगा, पॉलिटिकल मैटर जितने भी होंगे, पॉलिटिकल मैटर जितने भी होंगे वो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर देखेगा। ओके, तो 1784 के बाद आ जाएगा 1793 में ये हो गया 1793। अब ये आ जाता है हमारा फर्स्ट चार्टर एक्ट। चार्टर एक्ट, अच्छा टोटल हमारे ना 4 चार्टर एक्ट, तो मैं आपको बता देता हूँ पहले कौन कौन से हैं। फर्स्ट चार्टर एक्ट जो हमारा था 1793 में आया, सेकेंड जो था 13 में आया, सेकेंड चार्टर एक्ट, और जो थर्ड था 1833 में आया थर्ड, और जो फोर्थ था हमारा 1853 में आया फोर्थ चार्टर एक्ट। ओके, तो टोटल हमने 4 चार्टर एक्ट पढ़ने हैं। तो पहला चार्टर एक्ट जो था 1793, इसमें वहाँ की संसद जो थी उसने ये डिसाइड किया कि जो इंडियन रेवेन्यू हम कलेक्ट कर रहे हैं, जो हमारा भारत से जो राजस्व आ रहा है, उसी से क्यों ना हम जो एम्प्लॉयज़ की जो सैलरी है वो दे। तो अब इन्होंने क्या किया, जो मैंने बताया ना आपको कि जो बिजनेस कर रही है ना कंपनी, धीरे धीरे उसमें वो इन्वॉल्व होंगे। तो अभी यहाँ पे कहाँ पे इन्वॉल्व हो गए, इंडियन रेवेन्यू में, है ना। तो इंडियन रेवेन्यू को इन्होंने क्या किया, 1793 का जो था इंडियन रेवेन्यू से जो आ रहा था वो एज ए सैलरी अपने एम्प्लॉयज़ के लिए देनी स्टार्ट कर दी, पहला चार्टर एक्ट। अब दूसरा चार्टर एक्ट आ जाता है हमारा 1813 चार्टर एक्ट, ये भी चार्टर एक्ट है। 1813 में इन्होंने अब क्या किया, देखिए पहला चार्टर एक्ट में इन्होंने रेवेन्यू को कवर अप किया। सेकंड में जो 1813 था वो वहाँ पे क्या करेंगे, 1813 में मोस्टली थोड़े से लाइबिलिटी दी इन्होंने बोला कि ठीक है, जो यहाँ के जो एम्प्लॉयज़ थे उन्होंने बोला कि आप बिज़नेस जो है, जो इन्होंने बंद कर दिया था 1773 में, बोला कि आप कुछ रूल एंड रेगुलेशंस के तहत आप सेल्फ बिजनेस भी कर सकते हैं। सेकंड इन्होंने वो क्या बोला, ईसाई पारसी जो होते थे 1813 से पहले भारत में उनको आने की मनाही थी, मतलब वो भारत में एंट्री नहीं कर सकते थे। बट अब इन्होंने जो वहाँ की गवर्नमेंट थी धीरे धीरे परमिशन देना स्टार्ट किया। तो 1813 के बाद यदि ईसाई पारसी जो हैं वो अगर परमिशन देते हैं तो उनको भारत में आना को जो है अलाउ कर दिया जाएगा। तो चार्टर एक्ट यहाँ पे इन्होंने क्या किया, फर्स्ट जो 1813 में जो ईसाई पारसी अलाउ किया गया विद परमिशन, उनको परमिशन लेनी पड़ेगी, ठीक है। यस। सेकेंड ये क्या था कि जो सेल्फ बिजनेस था एम्प्लॉयज का, उसको अलाउ किया गया विद रूल के साथ, कुछ विद फ्यू रूल्स, कुछ रूल्स जो है आपको फॉलो करने पड़ेंगे। तो देखिए चार्टर एक्ट मेन जो हमने बताया ना आपको कि 20-20 सालों के लिए जो था एक्ट को लाया जाता था। तो इसके साथ ही जब 1773 में जो हमारा पहला एक्ट आया, उसके साथ 20 साल के बाद ये हमारा 1813 जो था वो आ रहा था। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने बोला कि ठीक है 20 साल के लिए हम आपका जो एकाधिकार है उसको और बढ़ा रहे हैं। बट मेन जो फोकस जो था 1813 पे, जो कंपनी का मोनोपोली था बिजनेस में भारत के साथ, उसको इसने खत्म किया। तो जो इंडिया के साथ बिजनेस मोनोपोली जो था ना, मोनोपोली उसको ख़त्म कर दिया। मोनोपोली मतलब जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, भारत में अकेली ऐसी कंपनी थी जो बिजनेस कर रही थी, उसके कंपटीशन में वहाँ पे कोई था ही नहीं। बट अब वहाँ की संसद ने क्या किया कि मोनोपोली जो था कि भारत के साथ मोनोपोली ख़त्म कर दी, बट चाइना और जो ईस्ट के जो देश थे उसके साथ मोनोपोली अलाउ किया उसने। मतलब बोला कि
जो चाय का जो बिजनेस है आप चाइना और जो ईस्ट कंट्री के साथ जो है आप कर सकते हैं। तो जो मोनोपोली जो था, मोनोपोली ऑफ टी विद चाइना एंड ईस्ट कंट्रीज के साथ आप कर सकते हैं। तो मेन जो देखिए 1813 में मेन फोकस जो था इनका बिजनेस पे ही था। 20 सालों के लिए तो इन्होंने बढ़ा ही दिया है ना। तो अब अगला जो चार्टर एक्ट आ जाता है वो आ जाता है 1833 में। 1833 में मेन फोकस अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने बोला कि जो आपके जो बिजनेस राइट्स है, तो आप बिजनेस कर रहे हैं उसको टर्मिनेट कर दिया, ख़त्म कर दिया। बोला अब आप क्या कीजिए, हमारे संसद की तरफ से, हमारी तरफ से, हमारे सरकार की तरफ से आप भारत में शासन कीजिए। अब देखिए इन्होंने क्या किया, जो कंपनी बिजनेस कर रही थी अब उसको पॉलिटिक्स में लेके आ गई, है ना। यस, तो जो कंपनी बिजनेस कर रही थी उसको अपने उसमें अंडर मिक्सअप कर लिया। अब इन्होंने क्या बोला कि जो आप बिजनेस कर रहे हो, जो उसके बिजनेस के राइट्स है उसको टर्मिनेट करके उन्होंने बोला कि आप हमारी तरफ से भारत में शासन कीजिए। तो ये जो है 1833 का जो चार्टर एक्ट है ये मेन है। क्या इन्होंने बोला कि जो कंपनी के जो बिजनेस राइट्स थे उसको टर्मिनेट कर दिया, टर्मिनेट मतलब खत्म कर दिया। और इन्होंने क्या बोला कि आप जो है शासन कीजिए, शासन कीजिए, बट किसके अंडर रहते हुए, हमारे अंडर रहते हुए, हमारी सरकार के अंडर रहते हुए, हमारी संसद के अंडर रहते हुए आप शासन कीजिए। ठीक है, 1833 में इन्होंने ये मेन कर दिया। अच्छा 1834, ये ध्यान रखना है थोड़ा, 1834 में फर्स्ट कमीशन ऑफ इंडिया, फर्स्ट कमीशन जो है वो फॉर्म हुई। कौन सी कमीशन? लॉर्ड मैकाले, आपने नाम सुना होगा, लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में फर्स्ट लॉ कमीशन जो थी फॉर्म हुई। कौन सी कमीशन? फर्स्ट लॉ कमीशन फॉर्म हुई। किसकी अध्यक्षता में? लॉर्ड मैकाले, लॉर्ड मैकाले अध्यक्षता में फर्स्ट कमीशन जो थी 1834 में जो है वो फॉर्म हुआ। 1834 में तो ये फॉर्म हो गया। 1833 हमारे लिए इसलिए भी इम्पोर्टेंट है ना कि यहाँ पे राइट्स तो ख़त्म किए ही किए। उन्होंने ये भी बोला कि यदि आप अपॉइंटमेंट करते हैं तो रंग, कास्ट और सेक्स, मेल है फीमेल है, नेशनलिटी कहाँ के हैं, उसके बेस पे आप अपॉइंटमेंट मत कीजिए, है ना। यस, और 1833 जो बंगाल के, अभी हमने देखा था ना कि जो 1773 में जो बंगाल के गवर्नर थे उसको गवर्नर जनरल बना दिया गया। 1833 का जो चार्टर एक्ट था, जो थर्ड चार्टर एक्ट है, उसमें जो बंगाल के अभी जो गवर्नर जनरल है उनको भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। ये तो सेटलमेंट एक्ट हो गया ना, इसको इरेज कर देते हैं। क्या हुआ, जो अभी तक हमारे गवर्नर जनरल थे बंगाल के, उसका नाम बदल के अब क्या कर दिया गया, इंडिया के गवर्नर जनरल, इंडिया के गवर्नर जनरल कर दिया गया। अच्छा, अब जब भारत के, पूरे भारत के गवर्नर जनरल हो गए हैं तो उनको क्या बोला गया कि जो इंडिया रेवेन्यू आता है, जो इंडियन रेवेन्यू आता है, आप उसकी जो काउंसिल होती थी, जो हमने देखा था ना कि एक 1773 में जो हमारी कलकत्ता में प्रेसिडेंसी जो एक गवर्नमेंट फॉर्म हुई थी, उसके हमने काउंसिल और जिसमें 3 या 4 मेंबर्स थे, वो अभी भी यहाँ पे है। तो उसको ये एक मौका दे दिया, और वो किसके अंडर होता था, जो हमारा अब जो गवर्नर जनरल होंगे भारत के, कि आप एक बजट जो है, यहाँ पे वर्ड मैंने यूज़ किया, बजट फॉर्म करेंगे, बजट
फॉर्म करेंगे फॉर इंडिया, मतलब पूरे भारत के लिए, पूरे भारत के लिए आप एक बजट बनाएंगे। किसके अंडर होगा वो? गवर्नर जनरल के अंदर होगा। ठीक है, यस। मेन जो ये है, देखिए फर्स्ट लॉ ऑफ परमिशन तो बना ही बना, इन्होंने गवर्नर जनरल का नाम जो था बंगाल का, वो नाम बदल के भारत का गवर्नर जनरल हो जाएगा। और बजट भी जो है अब ये फॉर्म कर सकते हैं पूरे भारत के लिए। जो हमारा इंडियन रेवेन्यू जो सिर्फ एज ए सैलरी और इधर उधर जाता था, अब पूरे भारत को कैसे चलाया जाएगा, कैसे व्यवस्थित किया जाएगा, एज ए पूरा बजट जो है वो फॉर्म होगा यहाँ से। अब जो लास्ट हमारा जो चार्टर एक्ट आता है वो आता है 1853 में। 1853 में चार्टर एक्ट। इसमें क्या था? इसमें मेन देखिए क्या है, 1854 में हमारे लॉर्ड मैकेले कमेटी फॉर्म हुई। ये चार्टर एक्ट में सिर्फ इतना था 1853 में जो आया कि जो हम नॉमिनेशन करते हैं ना, जो पोस्टें होती हैं जो हमारी कंपनी में या किसी सुपीरियर पोस्टें जो होती हैं, वो हम नॉमिनेशन के थ्रू नहीं करेंगे, बाय कंपटीशन के थ्रू किया जाएगा। वो किस एक्ट के तहत लेके आया गया? 1853 के चार्टर एक्ट के तहत। मतलब जो नॉमिनेशन होता था हमारा, नॉमिनेशन ऑफ सुपीरियर पोस्ट या मतलब कोई भी पोस्ट, हाँ, उसको नॉमिनेशन के थ्रू बंद करके कंपटीशन के थ्रू किया जाए। 1853 में ये बोला गया है ना, यस। अब ये तो चीज़ें हो ही गई। 1853 में इन्होंने ये भी कर दिया कि जो लेजिस्लेटिव होता है और जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस होते हैं, दोनों को अलग कर दिया गया। पहले एक ही जो हमारी सरकार थी, जो बोला ना कि आप बिजनेस राइट को ख़त्म करके आप ही जो है ये पूरा शासन कीजिए। अब इन्होंने इस चार्टर एक्ट के तहत किया कि जो लेजिस्लेटिव, जो लॉ मेकिंग होंगे और सारी चीज़ें होंगी, उसको अलग, और जो एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिटिकल जो ढांचा एक तरफ कर दिया गया। मतलब इस चार्टर एक्ट के तहत लेजिस्लेटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन को सेपरेट कर, जो देख रेख जो है अब अलग होगा, है ना। इसको नोट कीजिए, फिर फर्दर आगे करते हैं। देख लीजिए अगर अभी बचा है तो, ठीक है। तो आज हमने क्या क्या किया, एक बार रिवाइज कर देते हैं ना फास्ट। देखिए, सबसे पहले हमने देखा कि 1773 में कौन सा एक्ट आया? रेगुलेटिंग एक्ट आ गया 1773 में। उसके बाद हमारा जो आना चाहिए था 1793, क्योंकि 20 साल के बाद इन्होंने टेन्योर रखा हुआ था कि हम आपका रिव्यू करेंगे, ये चीज़ों को जो आप बिजनेस कर रहे हो आप उसको हम रिव्यू करेंगे। तो आना तो 1793 में चाहिए था, बट एक सेटलमेंट एक्ट और पिट्स इंडिया एक्ट आ गया। ये आया 1781 में और ये आया 1784 में, पिट्स इंडिया। उसके बाद यहाँ पे 20 साल के बाद आया 1793, ये इसको हम क्या बोलते हैं? चार्टर एक्ट। अब अगेन 20 साल के बाद आएगा यहाँ पे हमारा, तो 1813 में टोटल यहाँ पे ना 4 चार्टर एक्ट होंगे। 1813 के बाद 1833 और 1853।
है ना। ये सारे जो है चार्टर एक्ट, 4 हमारे चार्टर एक्ट है। 1793 यही मेन है। 1793 उसके में देखिए, फर्स्ट में हमने क्या किया, रेगुलेटिंग एक्ट में हमने क्या किया, रेगुलराइज किया। कैसे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, है ना, बिजनेस मैटर जितने भी हैं और सैनिक और ये सारे डिस्कस किए जाएंगे। और रेगुलराइज कैसे किया हमने, जो वहाँ का गवर्नर था उसको हमने क्या बना दिया, गवर्नर जनरल बना दिया बंगाल का, और उसके अधीन किसको कर दिया, मद्रास और मुंबई जो है उसके अधीन कर दिया हमने। और इस तरीके से हमने उसको रेगुलराइज किया। जो बिजनेस करते थे उसको भी हमने ख़त्म कर दिया, आप ब्राइब जो है घूस नहीं ले सकते हैं। उसके बाद हमारा आया सेटलमेंट एक्ट। सेटलमेंट एक्ट हमने क्या बोला कि ठीक है आप बंगाल को तो देख ही रहे हो, अच्छा हाँ, 1774 में हमने सुप्रीम कोर्ट की भी 1774 में हमने फॉर्म किया था, है ना। और गवर्नमेंट भी जो है यही फॉर्म हुई थी कलकत्ता प्रेसिडेंसी में। ओके, उसके बाद सेटलमेंट एक्ट में देखा कि भाई आप बंगाल को तो देख ही रहे हो, बिहार और उड़ीसा को भी देख लो। ये हमारा हो गया सेटलमेंट एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट में क्या आया, पिट्स इंडिया एक्ट में ये आया ड्यूल एडमिनिस्ट्रेशन, है ना। आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तो हमने रेगुलेटिंग एक्ट में बना ही दिया था, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर के माध्यम से इन्होंने पॉलिटिकल मैटर्स को भी इंक्लूड कर दिया उसमें। उसके बाद हमारा आया चार्टर एक्ट। पहले चार्टर एक्ट में ये बोला गया कि भाई जो रेवेन्यू कलेक्शन हो रहा है इंडिया से उसी से आप सैलरी दीजिए। सेकंड मेन जो चार्टर एक्ट सेकंड था उसमें क्या बोला गया, 1813 था, जो पारसी को आने नहीं दिया जाता था, अब विद परमिशन के साथ वो आ सकते हैं। पहला मेन जो था ये था। आप बिजनेस, आप जो एम्प्लॉयज उनके नहीं कर पाते थे उनको भी थोड़ा सा अलाउ किया गया 1813 में। 20 सालों के लिए जो एक अधिकार था उसको भी दे दिया गया। मेन जो 1813 में जो इन्होंने काम किया वो मोनोपोली जो था, इंडियन मोनोपोली को ख़त्म कर दिया। जो अकेला बिजनेस करता था वो उसको ख़त्म कर दिया गया। लेकिन चाइना और जो ईस्ट के कंट्रीज थे उसके साथ जो चाय के बिजनेस का जो मोनोपोली जो था इस कंपनी का वो चालू रहा। उसके बाद हमारे चार्टर एक्ट जो था 1833 आया। 1833 में क्या हुआ, है ना, जो वहाँ पे गवर्नर जनरल बंगाल का था, अब उसको हमने फर्दर क्या बना दिया, बंगाल का ना रख के पूरे भारत का बना दिया। अब क्योंकि पूरे भारत का एक ही गवर्नर जनरल है, तो जो मद्रास और मुंबई के जो हमारे गवर्नर थे उसकी पावर को हमने जो सीज की हुई थी उसको हमने दे दी, कि जो लॉ मेकिंग की पावर थी हमने गवर्नर जनरल को ही दिया हुआ था ना। जो हमारा इसमें सेटलमेंट एक्ट में जो हमारे बंगाल और उड़ीसा को दिया था कि सेटल आप इसी को देखिए, और मुंबई और जब गवर्नर जनरल बना वो तो उसी को हमने बोला था देखने के लिए। लेकिन 1833 में हमने क्या बोला कि जैसे ही गवर्नर जनरल पूरे भारत का बन गया वो, तो जो मुंबई और मद्रास की हमने जो पावर सीज की हुई थी उनके गवर्नर की, उनको वापस दे दी, ठीक है। और क्योंकि अब पूरे भारत का गवर्नर जनरल मिल गया हमको 1833 में, तो वो बजट जो था, तो बजट वर्ड जो है हमारा 1833 में हमने सुना कि पूरे भारत के लिए एक ही बजट बनाया जाएगा। और ये किसके देखरेख में होता था, गवर्नर जनरल जो भारत का था उसकी देखरेख में होता था, बट जो उसकी काउंसिल थी फॉर्मेशन वो करती थी। 1853 पे हमने क्या किया, में 1853 में जो ये हमारा लास्ट चार्टर एक्ट है इसमें ये हुआ, अच्छा एक और है ना, ये 1834 में फर्स्ट लॉ कमीशन बना। फर्स्ट लॉ कमीशन बना किसकी अध्यक्षता में, लॉर्ड मैकाले, लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में बना। और 1854 में मैकाले कमेटी बनी, मैकाले कमेटी बनी, है ना। तो इसमें मेन इम्पोर्टेंट ये था कि जो नॉमिनेशन के थ्रू सुपीरियर पोस्टें भरी जाती थी वो अब कंपटीशन के बेस पे भरी जाएंगी, और जो लेजिस्लेटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन है उसको दोनों को अलग कर दिया गया। बाकी जो है हम नेक्स्ट करेंगे, बस एक रिव्यू दे देता हूँ कि हम फर्दर करेंगे क्या, है ना। 1853 के बाद 1858 में जो आएगा हमारा वो भारत शासन अधिनियम आएगा। 1858 में भारत शासन एक्ट आएगा, भारत शासन एक्ट 1858 में। और इसके साथ साथ 1909 जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये भी भारत शासन अधिनियम होगा। 1919 और 1935, 1919 और 1935 भी भारत शासन अधिनियम ही होगा। 1858 के बाद आ जाता है 1861 इंडियन काउंसिल एक्ट, भारत परिषद एक्ट।
1861 में आ जाता है इंडियन काउंसिल एक्ट, जिसको हम बोलते हैं भारत परिषद अधिनियम, है ना, 1861 में। तो 1861 के साथ साथ 1873 एक एक्ट आता है, 1873 एक्ट आता है। देखिए हमने पहले वहाँ पे किया था 1773, 100 साल के बाद एक एक्ट कौन सा है, 1873। और एक आ जाता है हमारा 1909 मार्ले मिंटो एक्ट, बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्ट। एक हमारा आ जाएगा 1909, इसको हम मार्ले मिंटो एक्ट बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इन्हीं दोनों ने इसको फॉर्म किया हुआ तो इसीलिए, लेकिन वो है जो है इंडियन काउंसिल एक्ट का ही जो है एक पार्ट है। मार्ले मिंटो एक्ट जो है इंडियन काउंसिल एक्ट का ही है, लेकिन क्योंकि इन दोनों व्यक्तियों ने दिया था तो इसलिए हम इसको मार्ले मिंटो एक्ट भी बोलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1909, 1919 और 1935 इसकी पूरी छाप आपको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिखेगी। तो हम फर्दर देखेंगे कि क्या है, डिटेल में देखेंगे। एक जो रह गया 1876 शाही, जिसको बोलते हैं इंपीरियल शाही राजस्व 1858, 1861, 1909 और इंपीरियल मतलब राजस्व 1876 यहाँ आएगा, 1876 में इंपीरियल। ठीक है, यस। यहाँ पे मैं इसको हटा कर यहाँ लिख देता हूँ 1876 में इंपीरियल राजस्व एक्ट। ठीक है, ये अब हम फर्दर देखेंगे। हमको इतना ही देखना है, 1858 भारत शासन एक्ट क्या है, उसके बाद 1919 और 1935 इसमें आ जाएगा। और इतना ही हमको जो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको कवर कर लेंगे। और इसके बाद जो है हम अपनी जो ड्राफ्टिंग कमेटी ने कब क्या क्या चीज़ें की, कौन कौन सी समितियाँ बनी, वो करेंगे। और उसके बाद तो हम सीधे अधिनियम और एक्ट हमारे जो है उस पर कवर अप करेंगे। और उसके साथ ही हमारा जो है मेन एज ए कॉम्पिटिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है हमारा ये खत्म हो जाएगा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। ओके, थैंक यू।